हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आज हम करने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है चैप्टर नंबर 13 और उसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। अब जितना लंबा चौड़ा और बड़ा ये चैप्टर का नाम है, लोगों को सुन के लगेगा देखो बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है, ओ माय गॉड इतना लंबा चौड़ा तो नाम है, पता नहीं क्या क्या पढ़ने को होगा। ऑनेस्टली ये चैप्टर मुझे तो ईजीएस्ट लगा। मतलब अभी तक हमने 12 जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें से बहुत ईजी है। पूरे चैप्टर में बस आपको एक दो चीज़ें ही हैं जो दिमाग में रखनी है, और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसके अलावा और कुछ भी नया नहीं है। तो मेरे को तो बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर लगा। हाँ, तो थोड़ा सा सब्र करके ज़रूर बैठना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे ग्राफ्स हैं। ग्राफ के थ्रू, कर्व के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहले ये वाला टॉपिक हम करेंगे। अब इसके लिए हमें समझना है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अगर हम बात करें मार्केट इक्विलिब्रियम की, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका जो मार्केट डिमांड होती है, मार्केट डिमांड है वो किसके बराबर होगी, मार्केट सप्लाई के। यानी कि मार्केट में जितनी भी डिमांड है वो फुलफ़िल हो पा रही होगी मार्केट के सप्लाई के थ्रू। यानी कि जितना भी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उतनी ही जनरेट हो रही है कंज्यूमर्स के थ्रू डिमांड। ना ही एक्सेस सप्लाई है ना ही एक्सेस डिमांड है, दोनों बराबर हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx इज इक्वल्स टू sx। किसी भी x कमोडिटी के लिए टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ये होती है कंडीशन मार्केट इक्विलिब्रियम की। और जब हम हमारा जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाता है, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेता है, उस टाइम पे जो आपका प्राइस होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। और जो क्वांटिटी होती है वो होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि वो क्वांटिटी जो ना ही एक्सेस सप्लाई को छोड़ रही है और ना ही एक्सेस डिमांड को छोड़ रही है, उसने दोनों को बराबर कर दिया है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है दोनों में से। तो वो कंडीशन जहाँ पर इक्विलिब्रियम मतलब आपका जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में होता है, वहाँ से हमको मिल जाता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो अगर आपको हमको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया तो इससे हमको क्वांटिटी भी मिल जाएगी इक्विलिब्रियम वाली, और अगर हमको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल जाएगा। और इस तरीके से हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन कर लेगा। राइट, ये चीज़ समझ आ गई यहाँ पर। तो इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट अपने आप को क्लियर कर लेता है, यानी कि मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। यानी कि मार्केट ने क्लियर कर दिया, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना कुछ कम है, सब उसके पास बराबर में है, मार्केट सप्लाई भी और मार्केट डिमांड भी। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है व्हेन मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ एंड इट गिव्स अस द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हो गया मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में जो भी आपने जानना था। अब इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे हमको बाकी जो हमने फॉर्म्स पढ़े थे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन से लेना देना है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ज़्यादातर जो फॉर्म आप ऑब्जर्व करते हो वो परफेक्ट कंपटीशन वाला होता है, ज़्यादातर जो मार्केट में प्रिवेल करता है। तो हम ज़्यादातर चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन के ही रेफरेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा वो पढ़ना है, पर कैसे, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों को पता है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस पर। वो क्या करते हैं, वहाँ पर प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। यानी कि हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू करवाएंगे, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। अब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मार्केट डिमांड हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ डिमांड में, और मार्केट सप्लाई हमने 11th चैप्टर में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ सप्लाई में। शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार, मार्केट डिमांड क्या होता है, जितने भी मार्केट में बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो जितनी जितनी डिमांड जनरेट कर रहे हैं उनका सम टोटल होता है मार्केट डिमांड। इसी तरह जितने भी आपके मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं, फर्म्स हैं, वो जितनी जितनी सप्लाई जनरेट कर रही हैं उन सब का सम टोटल कर दो, वो हो जाती है मार्केट सप्लाई। और यही मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जब बराबर आ जाते हैं वो होता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, अभी मैं फिर से लिख देती हूँ, मार्केट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू dx, मतलब इज इक्वल टू नहीं, कौन सी सिचुएशन है, व्हेन dx इज इक्वल्स टू sx। राइट, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे चीज़ें वर्क करने वाली हैं। ये है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पे है आपकी डिमांड फॉर कमोडिटी और यहाँ पे है आपकी सप्लाई फॉर कमोडिटी। ठीक, और यहाँ पे प्राइस है आपका 5 4 3 2 1, ये हो गया।
अब देखो प्राइस क्या है, डिक्रीजिंग है, तो डिमांड कैसी होगी, डिमांड और प्राइस में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस जब कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि पहले कम होगी डिमांड फिर बढ़ती जाएगी, तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, बस एक सिंपल सा ये प्राइस का ये लर्न कर लो, बाकी आप अपने आप लिख लोगे। अब सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव, यानी कि जब प्राइस गिरता है तो सप्लाई भी गिरती है, डिक्रीज होती है, यानी कि इसको हम डिक्रीजिंग ही लिखेंगे। 50, 40, 30, 20 और ये 10, ये हो गया आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम समझने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। अब अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर इस वाले टेबल में देखें, नोटिस करें, तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब आना चाहिए, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो, यानी कि इन दोनों में कोई ऐसा एक फिगर होगा एक पॉइंट पे जो बराबर है। वो हमको नज़र आ रहा है, ये वाला नज़र आ रहा है ना, डिमांड भी 30 है, सप्लाई भी 30 है, यानी कि ये पॉइंट हो गया जहाँ पे DX और SX बराबर हैं, यानी कि ये पॉइंट है मार्केट इक्विलिब्रियम का। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई क्या है, ज़्यादा है डिमांड से, नज़र आ रही है ना, सप्लाई 50 है, डिमांड कम है, सप्लाई 40 है, डिमांड 20 है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सप्लाई कम है डिमांड से, सप्लाई है 20, डिमांड है 40, सप्लाई है 10, डिमांड है 50। तो अगर मान लो ये सिचुएशन होती, मान लो पहले है प्राइस ₹5, उस पॉइंट पे डिमांड जनरेट हो रही है 10 और सप्लाई जनरेट हो रही है 50, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है, और डिमांड कम होती है तो क्या होता है, प्राइस गिर जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा। अब क्यों गिरेगा प्राइस, मान लो मैं ये मार्कर्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसी से पूरे चैप्टर में समझना। मैं ये मार्कर प्रोड्यूस कर रही हूँ, मान लो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, पर डिमांड इतनी जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि मेरा तो भाई बिके ना, मेरा तो सामान, मेरी कमाई हो थोड़ी बहुत, तो मैं क्या करूँगी, प्राइस गिरा दूँगी, जिससे सस्ता होगा तो लोग थोड़ी बहुत डिमांड जनरेट करेंगे। तो क्या हुआ, प्राइस मैंने ₹5 से ₹4 किया, तो थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ गई, जनरेट हो गई, यानी कि 10 से 20 पे आ गई, और इसी तरह सप्लाई कम हो गई, यानी कि 50 से 40 हो गई। पर यहाँ भी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं आया, क्योंकि यहाँ भी दोनों अभी बराबर नहीं हैं। फिर क्या हुआ, मैंने प्राइस थोड़ा और कम किया, 4 से 3 पर किया, इससे क्या हुआ, डिमांड थोड़ी और बढ़ी, डिमांड थोड़ी और बढ़ जाएगी। डिमांड जब बढ़ी तो 20 से 30 हो गई, और सप्लाई क्या हो गई, 40 से 30, यानी कि कम हो गई। इस टाइम पे दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर हो गए, यानी कि मार्केट ने क्या किया, अपने आप को क्लियर कर लिया। यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल गया, हमारा क्या है 3, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल गई। क्वांटिटी कितनी है, 30, दोनों बराबर है ना, वही क्वांटिटी है 30, और यहाँ पे दोनों बराबर भी हैं, DX और SX। ये ऐसे वर्क करती हैं चीज़ें जब आपके पास क्या होती है, एक्सेस सप्लाई होती है। यहाँ पे क्या था, एक्सेस सप्लाई ही तो थी, सप्लाई ज़्यादा थी। अब इन केस आपके पास क्या है, एक्सेस डिमांड है, मान लो आपके पास डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई इतनी नहीं हो रही है, यानी कि मैं जो प्रोड्यूसर हूँ, मैंने मार्कर्स इतने जनरेट नहीं करे, पर डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या था, पहले प्राइस था ₹1, अब इसकी डिमांड तो है भाई 50, और सप्लाई है क्या, सिर्फ 10, मतलब मैंने कुछ ही मार्कर्स प्रोड्यूस करे हैं, डिमांड पर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं क्या सोचूंगी, मैं इन मार्कर्स का प्राइस बढ़ा दूँ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा दिखती है, मेरे को दिख रही है भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूँगी। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ाऊँगी ₹1 से ₹2, तो लोग सोचेंगे कि ये तो महंगा हो गया, तो थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। डिमांड कम हुई, यानी कि 50 से 40 हुई, सप्लाई बढ़ गई 10 से 20। इसी तरह मैं देखूंगी दोबारा से डिमांड अभी ज़्यादा है, अभी भी मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या करूँगी, मैं दोबारा से प्राइस बढ़ाऊंगी, यानी कि 2 से 3 करूँगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी 40 से 30, मतलब कम हो जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी 20 से 30। इस पॉइंट पे आके भी दोबारा से क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि मार्केट ने अपने आप को क्लियर कर लिया, और क्या हुआ, DX और SX बराबर हो गई। यहाँ से जो एक्सेस डिमांड थी वो चली गई, और पहले वाले केस में जो हमने पढ़ा था एक्सेस सप्लाई थी वो चली गई। तो इस तरीके से जो चीज़ें वर्क करती है ना, ये आपको याद रखना है। वीडियो को बैक करके दोबारा से समझो कि मैंने क्या एग्जाम्पल देके समझाया, कैसे डिमांड कम हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, और प्राइस कम हुआ, ज़्यादा हुआ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम देखो ग्राफिकली समझ लेते हैं एक बार, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, ठीक। ये हम अब ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ग्राफ में कैसे बनाएंगे, देखो ये है आपका यहाँ पर प्राइस, ये Y एक्सिस पे है आपका प्राइस, और यहाँ पे है आपका आउटपुट या फिर आपकी जो भी क्वांटिटी है, ठीक है। ये है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 20, 30, 40, 50। अगर हम देखो अब इसके हिसाब से फटाफट से कर्व बनाएंगे, जैसे 5 पे 10 यानी कि यहाँ, ठीक है, फिर है 4 पे 20, ऐसे करके अगर हम कर्व बनाएंगे तो हमारा देखो कर्व कुछ ऐसा जल्दी से बन जाएगा। मैं फटाफट बताती जाती हूँ। यहाँ पे हमारा कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया कौन सा हमारा
डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सप्लाई कर्व हो जाएगा। इसको भी फटाफट ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये इसका पॉइंट है, और यहाँ पे 40 पे 4 और 50 पे 5, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिमांड और सप्लाई इस वाले पॉइंट पे बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर dx और sx बराबर हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है। यानी कि ये वो वाला पॉइंट है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कितनी आ रही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी आ रही है 30, यहाँ भी 30 आई थी। प्राइस कितना आ रहा है 3, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वही चीज़ है जो मैंने अभी टेबल के थ्रू समझाई, कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखा था, यहाँ पर क्या था, सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड से। यहाँ भी अगर आप देखो इस पॉइंट पे, जैसे 5 वाले प्राइस पर देख लो, 4 वाले प्राइस पर देख लो। अगर हम 5 वाले प्राइस पर देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, सप्लाई तो ज़्यादा है। सप्लाई कितनी है 50, और डिमांड कितनी है सिर्फ 10। सप्लाई कितनी थी 50 और डिमांड कितनी है 10। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसी तरह जो मैंने अभी बताया कि प्राइस ज़्यादा था, 5 था, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, तो मैं क्या करूँगी, सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो मैं क्या करूँगी, प्राइस को गिरा दूँगी, जिससे कि थोड़ी बहुत डिमांड जनरेट हो जाए। थोड़ी बहुत डिमांड जनरेट हो गया यानी कि डिमांड बढ़ेगी। डिमांड पहले 10 थी, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गई, 20 पर आ गई, यानी कि नीचे की तरफ मूव हो गई, ठीक है। नीचे की तरफ मतलब 20 पर आ गई। इसी तरह सप्लाई कम हो गई, वो भी नीचे की तरफ मूव हो गई, यानी कि 50 से 40 पर आ गई। फिर से अभी भी क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई 40 है, डिमांड 20 है, तो यहाँ पे प्राइस में फिर से कम करूँगी और दोनों बराबर आ जाएंगे। डिमांड फिर से बढ़ेगी नीचे की तरफ मूव करके, यानी कि 30 पे आ जाएगी, और सप्लाई कम होकर 30 पर आ जाएगी, तो दोनों बराबर आ जाएंगे और इक्विलिब्रियम प्राइस हमको मिल जाएगा। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई, हमारे पास क्या है, एक्सेस सप्लाई है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें, नीचे वाले केस में जब प्राइस मान लो 1 रुपये है और डिमांड कितनी है, अब यहाँ पर डिमांड वाला कर्व देखो, डिमांड वाला कर्व यहाँ है, डिमांड है 50 और सप्लाई है 10, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास डिमांड ज़्यादा आ रही है, सप्लाई कम हो रही है, तो मैं प्राइस बढ़ा दूँगी। प्राइस जब मैंने 1 से 2 बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड तो हो गई कम, यानी कि 50 से 40, और सप्लाई बढ़ गई 10 से 20। फिर भी क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। सप्लाई है कितनी 20 और डिमांड है 40। अभी भी मैं क्या करूँगी, प्राइस बढ़ा दूँगी। प्राइस जैसे ही मैंने बढ़ाया, सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, 20 से 30 पर आ गई, और डिमांड और कम हो गई, 40 से 30 पर आ गई, फिर से वापस बराबर आ गई। यानी कि सारी ही चीज़ों में क्या होता है, आपके पास मार्केट ऑटोमेटिकली, मतलब अल्टीमेटली अपने आप को क्लियर कर लेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक्सेस डिमांड है, ठीक है, एक्सेस डिमांड, और यहाँ पर क्या था, एक्सेस सप्लाई। तो ये सारी ही चीज़ें हैं छोटी सी जो आपको याद में रखनी है। अब ये जो अभी हमने पढ़ा, ये कि मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसके कुछ अजम्पशंस हैं, 3 अजम्पशंस हैं बेसिक, और जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑलरेडी पता है। सबसे पहला अजम्पशन ये है कि प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है आपका, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, वही हो रहा है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी। दूसरा आपका पॉइंट क्या है अजम्पशन का, कि जो प्राइस और सप्लाई है उसमें कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, दोनों चीज़ें, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई में पढ़ा है हमने, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो मार्केट फोर्सेस है ना, वो वर्क करेंगे मतलब प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए। मार्केट फोर्सेस वर्क फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए मार्केट फोर्सेस वर्क करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अभी देखो हमने जो भी पढ़ा, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ था नहीं, सिर्फ मार्केट फोर्सेस ने काम किया। डिमांड सप्लाई अपने आप कम ज़्यादा जो भी हुआ, उन्हीं के थ्रू मार्केट इक्विलिब्रियम में आया। हमने कुछ भी गवर्नमेंट का मतलब शब्द ही नहीं बोला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है जब डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट होता है, चेंज होता है, या फिर जब भी डिमांड बढ़ती है कम होती है, फिर सप्लाई बढ़ती है कम होती है, तो वो जो मार्केट है ना, वो हमारा एब्जॉर्ब कैसे कर लेता है। ये सारी चीज़ें, इन्हीं को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, तो बहुत ईजी है, आराम से समझना। इसमें भी देखो 4 पार्ट्स हैं आपके। एक केस है आपका डिमांड इंक्रीज़ होगी, दूसरा है डिमांड डिक्रीज़ होगी, इसी तरह तीसरा केस है जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी, और चौथा है सप्लाई डिक्रीज़ होगी। एक ग्राफ अगर आप समझ लोगे चारों में से, तो आपको बाकी के 3 अपने आप ही समझ आने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके आराम से सारे ग्राफ समझेंगे। मैं बड़े बड़े ग्राफ्स बनाती हूँ जिससे कि सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक। ये है हमारी देखो वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स यहाँ पे है आपका आउटपुट या फिर आपकी क्वांटिटी,
और यहाँ पर है आपके पास प्राइस। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहला हम केस ले रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज़ होगा, राइट। डिमांड में इंक्रीज़ होगा, उसके लिए आपको, अच्छा हाँ, इससे पहले मैं एक और चीज़ समझा देती हूँ। अगर वैसे तो ये वन शॉट है, मैं सोच रही हूँ ना आपको पिछली बातें मतलब याद दिलाऊँ, बाकी सारी चीज़ें, पर वो भी समझना ज़रूरी है। अगर नहीं आता तो आपको ये समझ नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को आपको जो बतानी है वो ये है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड कर्व की, मैंने आपको बताया है कि जब प्राइस में, ओन प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में क्या चेंज आता है। जब ओन प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और डिमांड के डिक्रीज़ को हम कैसे शो करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के साथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ। और इसी तरह जब प्राइस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है मतलब एक्सटेंड होती है, यानी कि उसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ शो करते हैं, यानी कि एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन कब होता है ये याद रखना है आपको, जब प्राइस आपका क्या होगा, कम होगा, और ये होता है जब प्राइस बढ़ेगा। इसी तरह सप्लाई का भी मैं आपको अभी के अभी बता देती हूँ। सप्लाई ये है, सप्लाई कर्व, इसमें क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट यानी कि आपका ऑफकोर्स एक्सटेंशन है, और डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि कम होना। ठीक है, और एक्सटेंशन कब होता है, जब प्राइस बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस कम होता है। तो ये चीज़ें आपको पूरे ही इस चैप्टर में याद रखनी है, सिर्फ इसी के बेसिस पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड, यानी कि जब डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये है, देखो हमारे पास ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और टेढ़ा बन गया थोड़ा, हाँ, और ये है ओरिजिनल डिमांड कर्व। ठीक है, ओरिजिनल सप्लाई और डिमांड कर्व आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पर है आपका दिख रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर हैं, मार्केट और डिमांड, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। और ये है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि OP, और ये है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि OQ। इतनी सी बात सबको समझ आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, डिमांड में इंक्रीज़ करना है। जब डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो अभी क्या होगा, हमारे पास एक नया डिमांड कर्व आ जाएगा, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब डिमांड बढ़ेगी यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारे पास एक और डिमांड कर्व आ जाएगा कुछ इस तरीके का, यानी कि ये है हमारा D1, राइट, ये हो गया D1। तो अगर अब आप देखो यहाँ पर, पहले हमारे पास कितनी डिमांड जनरेट हो रही थी, पहले हमारे पास OQ डिमांड हो रही थी जब यहाँ पर थे हम इक्विलिब्रियम पे, यानी कि इतना हिस्सा। अब क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है तो आप देखो यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पहले यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक, P से E तक, अब P से इस पॉइंट तक आ गई है, यानी कि F तक, PF हो गई है डिमांड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी को भी पर हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे छोड़ो इसको। हमें क्या करना है, हमने देख लिया डिमांड बढ़ गई है। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, ये जो EF आपको नज़र आ रहा है ना हिस्सा, EF, ये क्या है आपका एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड है, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गया डिमांड में, पहले इतनी थी अब इतनी और बढ़ गई है। अब आप रिकॉल करो जो मैंने जस्ट अभी इससे पहले बताया था कि जब एक्सेस डिमांड होती है तो क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से। आप ऐसे इमेजिन करो, ये मार्कर्स की डिमांड तो बहुत है ना, पर मैंने जनरेट इतनी नहीं करे हैं, सप्लाई इतनी नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, प्राइस बढ़ा देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भाई लोग ज़्यादा खरीदने आ रहे हैं, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इसको, तो मुझे फ़ायदा हो, तो मैं प्राइस बढ़ा दूँगी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। पहले हमारा प्राइस था OP, अब हम प्राइस बढ़ा देंगे ऊपर तक। हम प्राइस बढ़ाते हैं यहाँ तक OP1। अब एक आपको चीज़ याद रखनी है कि अल्टीमेटली जो नया इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना दोनों कर्व्स का, मतलब पहला सप्लाई कर्व तो एक ही है, जो नया डिमांड कर्व बनाए उसके साथ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहीं तक आपको प्राइस बढ़ाना है। ठीक है, ये याद रखो। तो क्या किया, हमने प्राइस बढ़ा दिया। अब हमने प्राइस बढ़ाया तो हमारे पास क्या हुआ, ये आ गया नया प्राइस इस पॉइंट पर, ये है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं K। अब क्या होगा, जब प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, यानी कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसमें होगा एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें डिमांड कम हो रही है तो डिमांड में होगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में कैसा होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट अपवर्ड मूवमेंट तक, और सप्लाई में एक्सटेंशन कैसा होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि दोनों में अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो अब यहाँ देखें हम इस पॉइंट पे, यहाँ डिमांड है, हमने बोला ना एक्सेस डिमांड है, यहाँ से यहाँ तक डिमांड यहाँ आ गई है। अब डिमांड क्या करेगी, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करेगी F से K पर। ठीक है, अब प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी, यानी कि यहाँ से इधर मूव करेगी, यानी कि पहले सप्लाई यहाँ थी, सप्लाई कर्व देखो यहीं है, एक ही है, तो यहाँ से इधर मूव करेगी इसकी तरह।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों कहाँ आ गए, अब के पॉइंट पर आ जाएंगे बराबर। के पॉइंट पे बराबर आ गए यानी कि अब यहाँ पर हमारा मार्केट फिर से इक्विलिब्रियम पे आ गया है, जहाँ पर DX और SX यानी कि मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई बराबर हो गए। तो यहाँ पर ये P1 जो है OP1 हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा और OQ1 जो है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी जो आपको समझनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दोनों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बस जो आप नया कर्व बनाओगे ना, ये याद रखो, जो नया कर्व बनाओगे, इंक्रीज़ किया डिमांड को, आपने नया कर्व बनाया, उससे देखो क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड जनरेट हो रही है, एक्सेस सप्लाई। उसके बाद वही सारी चीज़ें रिकॉल करो कि डिमांड बढ़ने पर क्या होता है, एक्सेस डिमांड जनरेट होने पर हम प्राइस बढ़ाते हैं और एक्सेस सप्लाई जनरेट होने पर हम प्राइस कम करते हैं। इतनी सी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब इसी के देखो, इसी के थ्रू आप ये भी आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमको इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसा मिलता है। यहाँ पे हमको प्राइस देखो इंक्रीज्ड मिला है, पहले OP था, अब OP1 हो गया है। इसी तरह क्वांटिटी भी हमको इंक्रीज्ड ही मिली है, OQ हो गई है, OQ थी और OQ1 हो गई है, ठीक है। आगे जाके आपको कुछ उल्टा सीधा मिलेगा, वो आप नोटिस करते रहना। ये था केस इंक्रीज इन डिमांड का। अब देखो मैं केस बताऊँगी, यहाँ पे इसे रब कर देती हूँ मैं थोड़ा। अब मैं नेक्स्ट केस बताऊँगी जो है आपका डिक्रीज़ इन डिमांड, ठीक है। डिक्रीज़ इन डिमांड जल्दी जल्दी, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। यहाँ पे क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। तो आपको क्या करना है, ये है आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये है ओरिजिनल आपका डिमांड कर्व, ठीक है। अब क्या होगा, डिमांड डिक्रीज जब होगी तो आपका पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये मान लेते हैं चलो E, और यहाँ पे है ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो गया OQ OP। अब क्या हुआ, नया डिमांड कर्व हमारा जनरेट हो जाएगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये है आपका केस डिक्रीज इन डिमांड का, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि आपके पास एक नया कर्व आ जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ ऐसा कर्व आ गया, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ऐसे D1। अब जब नया कर्व आ गया यानी कि डिमांड आपकी कम हो गई। पहले आपकी डिमांड कितनी थी, देखो OQ यानी कि PE, ठीक है। डिमांड कम हो गई इस वाले कर्व से, इस वाले डिमांड कर्व से इस वाले डिमांड कर्व पे आ गई, यानी कि यहाँ तक डिमांड कम रह गई ना, PF ही रह गई। यानी कि जब डिमांड कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड जब कम हुई यानी कि सप्लाई बढ़ गई है, तभी तो डिमांड कम पड़ी है। यानी कि पहले वाले केस में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एक्सेस डिमांड, तो ये जो अब EF है ना, ये क्या है आपका एक्सेस सप्लाई, ठीक है, क्योंकि डिमांड कम हुई है यानी कि सप्लाई बढ़ गई है, तो ये है आपका एक्सेस सप्लाई। अब जब एक्सेस सप्लाई होती है, बस फिर से रिकॉल करो कि मैंने क्या बताया था, इस मार्केट की सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो मैं प्राइस को क्या करूँगी, कम कर दूँगी, जिससे कि लोग थोड़ा खरीदना शुरू कर दें। तो मैंने क्या किया, प्राइस को थोड़ा सा कम किया। अब OP से मैं कहाँ लेकर आऊँगी, मैंने क्या बताया था, जो भी नया इंटरसेक्शन पॉइंट हो वहीं पर रखो, तो यानी कि प्राइस में ले आऊँगी OP1 पे। जब मैं OP1 प्राइस पर ले आई यानी कि यहाँ, तो प्राइस कम हुआ, ठीक है, प्राइस कम हुआ। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, नेगेटिव रिलेशन। प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम होगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन। तो जब डिमांड बढ़ती है यानी कि डिमांड एक्सटेंड होती है, तो कैसे होता है, डिमांड जब एक्सटेंड होगी, कहाँ है आपकी डिमांड, यहाँ है ना, डिमांड पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई, तो डिमांड यहाँ से एक्सटेंड होकर यहाँ चली जाएगी इस पॉइंट पर, और सप्लाई क्या है, कम हो रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होकर E पॉइंट से K पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहाँ पर आपको प्राइस OP1 है और प्राइस क्वांटिटी है आपकी OQ1। तो यहाँ पे देखो आपको डिक्रीज्ड प्राइस और डिक्रीज्ड क्वांटिटी मिल गया, यहाँ पे इंक्रीज्ड प्राइस और इंक्रीज्ड क्वांटिटी मिला था, ये याद रखना है। और इसी तरह आपको क्या करना है, अब दूसरा वाला आपका जो है कर्व्स बनाने, यानी कि अभी हमने सिर्फ डिमांड में चेंजेस किए, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सप्लाई में चेंजेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई में चेंजेस करेंगे। तो उसके लिए भी मैं जल्दी से बता देती हूँ फटाफट। यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, पहले हम इंक्रीज इन सप्लाई करते हैं। अब हम जब क्या करेंगे, सप्लाई में इंक्रीज करेंगे, तो सप्लाई कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये है आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व और ये है ओरिजिनल डिमांड कर्व, राइट। सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और कर्व बना देंगे S1। ये वाला तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, जहाँ पर प्राइस था OP और क्वांटिटी थी OQ, ठीक है, OQ और ये OP। अब क्या हुआ, आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, आपके पास सप्लाई एक्सेस में हो गई है। इंक्रीज इन सप्लाई लिख रहा है ना, पहले सप्लाई सिर्फ इतनी थी P से E तक, अब क्या हुआ, आगे बढ़ गई है, कहाँ, किस पॉइंट पर आ गई है, इस पॉइंट, यहाँ से यहाँ, यानी कि ये इतना जो हिस्सा है ना EF, ये है आपका एक्सेस सप्लाई।
अब मैंने अभी अभी देखो यहाँ पे इस वाले केस में बताया, इस वाले केस में वही करना है। एक्सेस सप्लाई जनरेट हो गई जैसे यहाँ पर हुई थी। एक्सेस सप्लाई जनरेट होने पर हम क्या करेंगे, हम डिमांड थोड़ा प्राइस थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, प्राइस कम करोगे। कौन से पॉइंट तक करोगे, नए इंटरसेक्शन पॉइंट तक, यानी कि P1 तक। इससे क्या होगा, प्राइस के कम होने से, फिर वही बात, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी, यानी कि डिमांड एक्सटेंड होगी। तो डिमांड पहले कहाँ थी, यहाँ। एक्सटेंड कैसे होती है, नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे। और आपका जो सप्लाई है वो क्या होगी, प्राइस के कम होने से कम होगी, यानी कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगी। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, फिर से नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जिस पे कि हमको प्राइस तो देखो कम मिला है, OP1, OP से OP1 हो गया, नीचे आ गया, पर क्वांटिटी यहाँ पर हमको इंक्रीज्ड मिली है। ये डिफरेंस है, देखो, ठीक है। जब हमने इंक्रीज इन डिमांड किया था तो दोनों चीज़ें बढ़ी थी, प्राइस भी क्वांटिटी भी। जब हमने डिक्रीज इन डिमांड किया तो दोनों चीज़ें कम हुई, प्राइस भी क्वांटिटी भी। पर यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई में प्राइस तो कम हुआ पर क्वांटिटी बढ़ गई। इसी तरह आपको क्या करना है, डिक्रीज इन सप्लाई का कर्व बनाना है खुद से। अगर नहीं समझ आता है तो आप डेफिनेटली पूछ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, क्वांटिटी कम मिलेगी। वहाँ पर उल्टा होगा। सप्लाई भी जब भी चेंज आएगा, इसका मतलब ये है कि सप्लाई में जब भी चेंज आएगा तो एक चीज़ तो आपको बढ़ी हुई मिलेगी, एक चीज़ आपको कम मिलेगी। पर डिमांड में जब भी इंक्रीज़ होता है तो दोनों बढ़ेंगे, प्राइस और क्वांटिटी। और डिमांड में जब भी डिक्रीज़ होगा तो दोनों चीज़ें कम होंगी, यानी कि डिमांड और क्वांटिटी, जैसे इस वाले केस में हुआ। तो इसी के जैसा ही आपको बस वो केस बनाना है डिक्रीज इन सप्लाई का, जहाँ पर आप क्या करोगे, एक्सेस सप्लाई की जगह एक्सेस डिमांड जनरेट हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगे और अपने आप खुद से कर लोगे। और प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाओ, वीडियो पॉज करके ग्राफ बना के देखो, जिससे कि आपको जब आप डायरेक्ट एग्जाम में बनाओगे ना तो प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि भाई कहाँ से कैसे क्या करना है। अभी आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इसी के साथ आपका ये समझ में आ गया होगा कि आपको इफेक्ट क्या होता है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई पर। ये केसेस थे नॉर्मल केसेस, जब हमारा डिमांड कर्व जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व जनरली अपवर्ड स्लोपिंग होता है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, या फिर सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। उन केसेस में कैसे आप हमारी जो इक्विलिब्रियम है मार्केट का वो अटेन होगा वो हम देख लेते हैं। उसके भी बहुत सारे केसेस हैं, एक दो केस समझ लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जब हमारी डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक डिमांड। इसमें भी आपको क्या है, दो केसेस हैं, जब डिमांड बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी और डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी। तो देखो इलास्टिक डिमांड का आपको अगर याद हो तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है डिमांड कर्व, ठीक है। ये होता है ना परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे लिख देती हूँ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये है परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। अब सप्लाई कर्व तो ऑब्वियसली अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, सप्लाई का कुछ नहीं बोला, तो सप्लाई कर्व जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल सप्लाई कर्व। अब क्या हुआ, इसमें सप्लाई बढ़ेगी, पहले केस में बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, जहाँ पर OP प्राइस था और OQ क्वांटिटी थी, राइट। अब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नई जगह पर। तो क्या होगा, प्राइस तो अभी भी उतना ही है OP, पर क्वांटिटी हमको बढ़ी हुई मिली है, यानी कि यहाँ पे प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब सप्लाई में इंक्रीज़ होगा। इसी तरह अगर सप्लाई में आप क्या करें, हम डिक्रीज़ कर दें, ये है डिमांड कर्व, यह है सप्लाई कर्व, OP प्राइस है, OQ क्वांटिटी है, तो हम क्या करें, अब सप्लाई में डिक्रीज़ कर दें, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें। तो इससे क्या होगा, अभी भी प्राइस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, प्राइस उतना ही है, पर क्वांटिटी इतनी कम हो गई। यानी कि जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है तो सप्लाई बढ़ने पर क्वांटिटी बढ़ती है और सप्लाई कम होने पर क्वांटिटी कम होती है, पर दोनों ही केसेस में डिमांड प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम परफेक्टली इनइलास्टिक वाला डिमांड का देख लेते हैं, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड में क्या होगा, आपका डिमांड कर्व वर्टिकल होता है, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। अब इस केस में क्या होगा, पहले आपका सप्लाई कर्व यहाँ था, जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, OP प्राइस है और OQ क्वांटिटी है ना। अब क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, इसमें भी सप्लाई एक बार बढ़ेगी एक बार कम होगी, जैसे इसमें हुई थी। तो सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा नीचे खिसक गया। पहले आगे और पीछे हुआ था, लेफ्ट या राइट, अब मतलब ऊपर अबव या बिलो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे आ गया। इससे मिला क्या हमको, क्वांटिटी तो इतनी ही रही, अभी भी क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा E1, पर प्राइस हमारा कम हो गया, यानी कि डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह अगर हम अब क्या करें, सप्लाई को डिक्रीज़ कर दें, ये है डिमांड कर्व, सप्लाई को हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। ये पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
जहाँ पर OP प्राइस है और OQ क्वांटिटी है। सप्लाई को डिक्रीज़ करेंगे यानी कि इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा यानी कि ऐसे बन जाएगा। तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर चला गया, और जब ऊपर चला गया तो क्या हुआ, क्वांटिटी अभी भी उतनी है, OQ है, ठीक है, पर प्राइस हमारा बढ़ गया यानी कि P1। तो इसका मतलब ये है कि जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है उस टाइम पर सप्लाई में चेंजेस होने से क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब परफेक्टली इलास्टिक होती है तो सप्लाई में चेंज होने से प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं कि मतलब व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑन द प्राइस when the demand is perfectly elastic and supply decreases, तो ये चीज़ें ना आप तुरंत के तुरंत जल्दी से ग्राफ पे बना के देख सकते हो कि अरे इसने बोला है डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है तो ऐसे, और सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो ऐसे, यहाँ पर आ गई तो क्या हुआ, प्राइस तो एज इट इज़ रहा और क्वांटिटी कम हो गई। तो ये आप जल्दी से बना के देख सकते हो। ये बहुत छोटे मोटे ग्राफ्स हैं जो आपको बस दिमाग में रखने हैं, ठीक है। अब ये क्या था, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब मैंने क्या बोला, इसी तरह परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब हमको सप्लाई के बारे में पढ़ना है। इसी तरह हम सप्लाई के कर्व्स बनाएंगे कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कैसी होगी। इसके भी मैं बस 2 केसेस बता देती हूँ जल्दी से। इसमें क्या है, यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले परफेक्टली इलास्टिक बनाते हैं। ये है हमारा सप्लाई कर्व, इलास्टिक, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, डिमांड कर्व अब हमको बनाना है। डिमांड कर्व है हमारा ऐसा, ये हो गया डी हो गया। अब क्या हुआ, इसमें डिमांड एक बार इंक्रीज़ होगी, एक बार डिक्रीज़ होगी। तो जब मैं इंक्रीज़ करूँगी डिमांड तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इस पॉइंट पे था प्राइस और इतना क्वांटिटी था। अब प्राइस तो उतना ही रहा OP अभी भी, पर क्वांटिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 शिफ्ट हो गया और हमारी क्वांटिटी OQ से OQ1 शिफ्ट हो गई। इसी तरह आप क्या करोगे, जब डिक्रीज़ करोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दोगे डिमांड कर्व को, तो प्राइस तो अभी भी उतना ही रहा पर क्वांटिटी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है तो प्राइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिमांड में चेंज होने से, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह जब सप्लाई आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, इनइलास्टिक मतलब वर्टिकली, ठीक है, तो आपका ये सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके का। ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी है OP और OQ। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई यानी कि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट जब होगा तो क्या होगा, इधर की तरफ, यानी कि ऐसे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया भाई E1 और ये D1 है डिमांड कर्व। तो क्या हुआ, क्वांटिटी अभी भी उतनी है OQ, प्राइस आपका पर बढ़ गया है यानी कि P1। तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गया। इसी तरह आप डिमांड कम कर दो, नीचे कर दो, तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 आ गया, क्वांटिटी अभी भी उतनी है पर प्राइस आपका कम हो गया यानी कि OP2। तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सारी चीज़ें आप ग्राफ बना करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अब इसके बाद एक और टॉपिक बचा है जिसमें हमें सिर्फ ये पढ़ना है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने 4 कर्व्स पढ़े ना, कि एक बार डिमांड में इंक्रीज़ हुआ, डिमांड में डिक्रीज़ हुआ, फिर डिमांड सप्लाई में इंक्रीज़ हुआ, फिर सप्लाई में डिक्रीज़ हुआ, यानी कि इंडिविजुअली हमने डिमांड और सप्लाई का क्या फ़र्क पड़ेगा चेंज का, वो हमने देखा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि सप्लाई और डिमांड दोनों एक साथ में जब बढ़ते हैं, कम होते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब का क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जब डिमांड और सप्लाई में साइमल्टेनियस चेंजेस होंगे तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तक हमने दोनों में मतलब इंडिविजुअली सेपरेटली चेंजेस किए थे, अब हम दोनों में साइमल्टेनियस चेंजेस करेंगे, जिसमें कि आपको 2 केसेस पढ़ने हैं और उन दोनों ही केसेस में 3 केसेस और हैं। इन टोटल 6 केसेस हैं। अब मैं केसेस के बारे में फटाफट से आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दोनों में, डिमांड में और सप्लाई में, दोनों में साइमल्टेनियस इंक्रीज़ हो रहा हो। फिर हम दूसरा केस पढ़ेंगे कि दोनों में ही साइमल्टेनियस डिक्रीज़ हो रहा हो, ठीक है। अब इन दोनों में भी 3 केसेस हैं मैंने बताया। तो जब हम दोनों में साइमल्टेनियस इंक्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारा पहला केस है। तो इसमें हमारा बाकी जो 3 केसेस हैं इसके अंदर वो क्या होंगे, या तो हो सकता है कि इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज़ इन सप्लाई, फिर हो सकता है कि इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस देन इंक्रीज़ इन सप्लाई, या फिर हो सकता है कि इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ इक्वल टू इंक्रीज़ इन सप्लाई। ऐसे करके सारे हम केसेस पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज़ इन सप्लाई, ठीक है। फिर दूसरा केस हो जाएगा यहाँ पे लेस देन हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 3 केसेस हमें पढ़ने हैं। तो अब हमको क्या करना है, फटाफट से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये है आपका डिमांड कर्व और ये है आपका सप्लाई कर्व।
राइट। ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे आपका प्राइस तो है OP और क्वांटिटी है आपकी OQ। ये तो सिंपल सी बात है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों में ही पहले तो इंक्रीज़ करना है, जो जो आपको गिवन है वो करते जाओ, दोनों में इंक्रीज़ करना है। पर इंक्रीज़ कैसे करना है कि डिमांड में ज़्यादा हो, सप्लाई में थोड़ा कम इंक्रीज़ हो। यानी कि डिमांड कर्व को जब हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो वो ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, सप्लाई कर्व को जब हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा कम गैप लेना पड़ेगा उनके बीच में, ऐसा करना है अपन को। तो सप्लाई में थोड़ा कम शिफ्ट करना है, यानी कि हम इसको थोड़ा पास में बना लेते हैं। ये हो गया S1। अब डिमांड कर्व थोड़ा सा चौड़ा बना देंगे, थोड़ा दूर मतलब, तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा डिमांड कर्व, ये हो गया, दोनों में इंक्रीज़ हो गया। अब जब दोनों में ही इंक्रीज़ हुआ तो आपका पहले यहाँ इस पॉइंट पर थी डिमांड और इसी पॉइंट पर थी सप्लाई, तभी तो इक्विलिब्रियम था ये। तो अब बढ़ोतरी कितनी हुई दोनों में, देखो यहाँ से D से D1 पर पहुँच गया, यानी कि इधर तक चली गई डिमांड, इस पॉइंट तक, यानी कि R तक। अब यहीं पर सप्लाई थी तो सप्लाई कितनी बढ़ी, सप्लाई सिर्फ यहाँ से इधर तक आई है, S1 है ना नया कर्व, यानी कि यहाँ तक। तो आपका डिमांड कितनी बढ़ी, डिमांड तो आपकी बढ़ी है ER, ठीक है, इस पॉइंट से D1 तक। और आपका सप्लाई कितनी बढ़ी है, सप्लाई बढ़ी है E से K तक। तो अगर हम देखें तो इंक्रीज़ किस में ज़्यादा हुआ, हमें दिख रहा है डिमांड इतनी है, सप्लाई सिर्फ इतनी, डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जो हमने करना था वो हमने कर लिया। यानी कि तो जब हम ER में से EK को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, KR बचेगा। अब देखो ER में से EK को हटा तो सिर्फ इतना हिस्सा बचा। अब ये जो इतना हिस्सा है ये KR, यही हमारा क्या है, एक्सेस डिमांड। क्या है हमारा, एक्सेस डिमांड। यानी कि डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई में कम इंक्रीज़ हुआ, तो डिमांड आगे बढ़ गई, यानी कि एक्सेस डिमांड जनरेट हो गई। अब हमको क्या करना है, वही फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इस मार्कर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं इसका प्राइस बढ़ा दूं, जिससे कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना, तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगी। तो मैंने इसका प्राइस OP था ना जो, अब मैंने उसको OP1 कर दिया, OP1 कर दिया। जब मैंने प्राइस OP1 कर दिया, यानी कि प्राइस बढ़ा दिया, तो इसका फ़र्क डिमांड पे क्या पड़ता है, नेगेटिव, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। और प्राइस बढ़ने का सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव, यानी कि सप्लाई भी बढ़ेगी। डिमांड कम हुई यानी कि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, ऐसे अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि जो ये यहाँ तक थी ना डिमांड, मैंने बताया यहाँ से यहाँ आ गई, तो ऊपर की तरफ चली जाएगी इस पॉइंट पर। सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई बढ़ रही है यानी कि एक्सटेंशन होगा, यानी कि ऐसा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ, यानी कि पहले सप्लाई यहाँ आ गई थी, यहाँ से E से K तक, तो वो इधर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका वो पॉइंट जहाँ पे अब दोनों बराबर आ जाएंगे, और क्या होगा, आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और ये वाला जो T पॉइंट है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर OP1 आपका प्राइस है नया और OQ1 आपकी क्वांटिटी है नई। इतनी सी बात है जो आपको रखनी है दिमाग में, और कुछ नहीं है। वही सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी, वैसे ही लग रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है, ठीक है। अब इसी के साथ में देखो फटाफट में दूसरा केस बता देती हूँ आपको। जब आपका इंक्रीज़ इन डिमांड कम होगा इंक्रीज़ इन सप्लाई से, इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं है, वही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों में इंक्रीज़ करना है, पर डिमांड में कम इंक्रीज़ करना है इस बार। तो ये तो हो गया आपका सप्लाई कर्व, ये हो गया आपका डिमांड कर्व, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, OP प्राइस और OQ क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया, फटाफट बन जाता है ये तो, उसमें कुछ हाथ मतलब ज़्यादा बैठाना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दोनों में इंक्रीज़ करना है, पर डिमांड में कम इंक्रीज़ करेंगे। तो इस बार डिमांड कर्व को हम थोड़ा पास में ही बना लेंगे। जब हम ऐसे बना लेंगे पास में, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व D1, और सप्लाई कर्व में जो इंक्रीज़ करना है वो ज़्यादा करना है, तो इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं। ये हो गया सप्लाई कर्व। अब इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास दोनों चीज़ें बढ़ी हुई आई हैं इस बार भी, क्योंकि हमने दोनों में ही बढ़ोतरी करी है। तो पहले E पॉइंट पर था मार्केट डिमांड, E पॉइंट पर ही सप्लाई, दोनों ही E पॉइंट पर हैं। तो सप्लाई कितनी बढ़ी, S से S1 पर आ गई, यानी कि E पॉइंट से इधर आ गई, इधर आ गई ER। तो ER तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। ऐसे साइड में लिखते चला करो। अब क्या हुआ, डिमांड भी E पर थी, पर वो अब कहाँ आई है, D से D1 पर आ गई, यानी कि यहाँ आ गई EK। तो EK क्या है यहाँ पर, डिमांड। तो आपको दिख रहा है सप्लाई में ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, डिमांड में कम हुई है। तो सप्लाई एक्सेस में हो गई है इस बार, यहाँ पर डिमांड एक्सेस में थी। तो अगर हम ER में से EK को माइनस करें तो बचा KR, जो कि है इस बार हमारा एक्सेस सप्लाई। अब ये भी मैंने बताया हुआ है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होगी, मान लो इसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम कर रहे हैं लोग, तो मैं क्या करूँगी, इसका प्राइस थोड़ा कम कर दूँगी, जिससे कि लोग सोचें इसका प्राइस कम हो गया है, तो उनकी डिमांड बढ़ जाए, इसके लिए वो लोग और मांगने लग जाए, है ना। तो मैं प्राइस थोड़ा कम करूँगी, और जब मैं प्राइस कम करूँगी
OP1 कर दिया मैंने प्राइस कम करने से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, प्राइस कम करने से सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड में एक्सटेंशन होगा, यानी कि जो डिमांड पहले कहाँ थी, डिमांड कर्व का है नया वाला देखो ये रहा, जो डिमांड पहले यहाँ थी अब वो एक्सटेंड होगी, यानी कि ऐसे होता है एक्सटेंशन, इधर आ जाएगी इस पॉइंट पर। इसी तरह सप्लाई क्या होगी, कम होगी, जो सप्लाई पहले यहाँ थी S1 पर अब वो इधर आ जाएगी इस पॉइंट पर, यानी कि ये आपका नया पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट P, जहाँ पर OP1 तो आपका प्राइस है और OQ1 आपकी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसमें क्या था, दोनों ही चीज़ें हमें बढ़ी हुई मिली, प्राइस भी क्वांटिटी भी, पर यहाँ पे प्राइस डिक्रीज मिला है और क्वांटिटी तो इंक्रीज मिली है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है साथ में। अब देखो इसी के जैसा एक लास्ट केस और है इसी में, कि जब दोनों में जो इंक्रीज़ हो रहा है ना वो बराबर का होगा, दोनों में बराबर इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ इक्वल टू इंक्रीज़ इन सप्लाई। इस केस में क्या होगा आपके साथ, ये तो है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारा सप्लाई कर्व, ये है ओरिजिनल प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर और ये है ओरिजिनल क्वांटिटी। अब हमको दोनों में बराबर इंक्रीज़ करना है, यानी कि हम दोनों में ही सेम गैप देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होगा, ये नया कर्व हमारा सप्लाई कर्व आ गया और नया डिमांड कर्व हमारा कहाँ आ जाएगा, ऐसा OD1। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, देखो कुल मिला के ये ना सेम पॉइंट पर आएंगे, पॉइंट ये जो है ना ऊपर नीचे नहीं होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। आपको इस तरीके से कर्व बनाना है, मैंने तो बोर्ड पे बनाया बिना स्केल के कुछ भी, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, पर यहाँ पर क्या होगा, सामने ही आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ऐसे आपको बनाना है कर्व, जो नए कर्व्स बनाओगे D1 और S1। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट रहा OP, क्वांटिटी आपको बढ़ी हुई मिली है, यानी कि OQ1 मिल रही है। तो ये केस है जब आपका दोनों में सेम इंक्रीज़ हो रहा है। पहला था जब डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई में कम। दूसरा था आपका डिमांड में कम इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई में ज़्यादा हो रहा है। ये केस है जब दोनों में ही आपका बराबर इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा केस आता है, ये था इंक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई। इसी की तरह आपको क्या करना है, डिक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई। अब इसका मैं सिर्फ एक ही केस बताने वाली हूँ, बाकी के आपको खुद से बना के ट्राई करने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो। और अगर नहीं आता है समझ में तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी एक वीडियो बना करके, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। ये है डिक्रीज़ इन डिमांड एंड सप्लाई। इसमें भी पहला केस ये होगा कि डिक्रीज़ इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन डिक्रीज़ इन सप्लाई। सिर्फ यही केस बताने वाली हूँ मैं, बाकी के दो आपको खुद से करने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हमारे बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है OP OQ, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। दोनों में ही डिक्रीज़ करना है, पर डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज़ करना है, यानी कि डिमांड कर्व थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होगा और सप्लाई कर्व थोड़ा सा ही शिफ्ट होगा। तो पहले हम सप्लाई कर्व बना लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करके, दोनों लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। सबको समझ आ रहा है ना, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मत पूछना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी 10 बार पढ़ चुके हैं। तो सप्लाई में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है S1, पर डिमांड में हम थोड़ा सा चौड़ा उसको बना देंगे, मतलब ज़्यादा गैप देके बनाएंगे। तो ये हो गया, टेढ़ा बनाए थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, D1, ठीक है। ये है आपका D1, दोनों में ही डिक्रीज़ हो गया। तो पहले अब देखो यहाँ पे दोनों ही E पॉइंट पर थे, पहले डिमांड भी सप्लाई। अब सप्लाई कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई, इससे यहाँ आ गई नए वाले सप्लाई कर्व पे, यानी कि ER। तो ER तो हो गया आपका सप्लाई, ठीक है। डिमांड भी पहले यही थी E पर, वो कहाँ चली गई, E से कहाँ है डिमांड कर्व नया वाला, ये रहा D1, तो EK पर चली गई। तो EK आपका क्या है, डिमांड, ठीक है। अब आप अगर आप देखो EK माइनस ER कितना आ रहा है, KR। अब यहाँ पर ये एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी, आप ये खुद समझो कि डिमांड में ज़्यादा डिक्रीज़ आया है, सप्लाई में कम डिक्रीज़ आया है। तो ज़्यादा कम कौन सी चीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़, वो डिमांड ज़्यादा गिर गई, ठीक है, डिमांड ज़्यादा गिर गई, सप्लाई थोड़ी ऊपर ही रही, यानी कि एक्सेस सप्लाई यहाँ पर होगी। ये जो KR है ना, ये आपका कहलाएगा एक्सेस सप्लाई, ठीक है, एक्सेस सप्लाई। और जब यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो जाती है, फिर हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक्सेस सप्लाई जब जनरेट हो जाती है किसी भी कमोडिटी के लिए और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि लैक ऑफ डिमांड है, और जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, हाँ, तो हम प्राइस कम करेंगे, जिससे कि कंज्यूमर्स देखें कि इसकी प्राइस कम हो गई है, तो वो थोड़ी सी डिमांड बढ़ाएं, जो डिमांड कम थी उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। तो हम क्या करेंगे, प्राइस
कम करेंगे। प्राइस जब हम कम करेंगे तो प्राइस आ जाएगा यहाँ OP1 पर, OP1 पे प्राइस आ गया। अब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होगी यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। डिमांड बढ़ने से यानी कि डिमांड में एक्सटेंशन होगा। पहले डिमांड कहाँ थी, यहाँ E से K पर आ गई थी ना, तो नीचे की तरफ आ जाएगी, नीचे की तरफ एक्सटेंशन होता है डिमांड में। और सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा नीचे की तरफ, E से R पर आ गई थी ना सप्लाई, तो R से अब यहाँ आ जाएगी। तो दोनों आके इस पॉइंट पर मिल गए, T पॉइंट पर, सॉरी। तो ये हो गया आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट T, जहाँ पर OP1 आपका प्राइस है और OQ1 आपकी क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह आपको दूसरा वाला केस बनाना है जब आपका डिक्रीज इन डिमांड वुड बी लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई, और तीसरा केस है जब डिक्रीज इन डिमांड वुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। ये आपको खुद से ट्राई करने हैं, अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जिसमें आप एप्लीकेशंस पढ़ोगे इन सब की। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना डिमांड और सप्लाई में, जो भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं, इन सब का एप्लीकेशन पढ़ोगे, यानी कि आपके उसमें 2 टॉपिक्स हैं, प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग। तो ये 2 टॉपिक्स थोड़े से बड़े भी हैं, बड़े तो नहीं हैं पर ये एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहती नहीं हूँ वो पढ़ाना अभी यहाँ पर, स्किप कर दे रही हूँ। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो खुद से समझ के, या फिर अगर आप उन्हें रिवाइज़ भी करना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें सेपरेटली मैंने वो टॉपिक पढ़ाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये प्लेलिस्ट जो था ख़त्म होता है, मतलब 1 शॉट वीडियो सारे ही चैप्टर्स के हो चुके हैं, सारे ही चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अच्छे से करके आना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है रिवीजन में तो आप पूछ सकते हो मुझसे। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।